चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 5 की। आज की क्लास है जो हमारी 5th नंबर की क्लास होगी, जिसमें आपके लिए, और आज ऑलरेडी 9 जनवरी हो चुकी है, रिसेंट में ANM के अलग अलग जगह पेपर कंप्लीट होते जा रहे हैं और अपकमिंग टाइम में अब बात करते हैं हम NHM, CHO, DSSB, NVS। तो ये सभी जो पेपर होने वाले हैं अलग अलग जगह पे आपके अपकमिंग टाइम में, जितने भी पेपर्स आपके पास अरेंज होते हैं आप उन पेपर्स को एक बार सॉल्व किया कीजिए। कोई से भी एग्जाम आप दे रहे हो, यदि आप बिहार का पेपर देते हैं तो MP का पेपर सॉल्व करके देख लें, UP का देते हैं तो राजस्थान का सॉल्व करके देख सकते हैं, राजस्थान का दे रहे हैं तो यूपी के पेपर सॉल्व कीजिए। मैं आपको ये ट्रिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो सिलेबस होता है अलग अलग स्टेट का, सभी जगह का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है। सेम सिलेबस का मतलब आपके जो टॉपिक हैं वो सभी कवर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए किसी पेपर में एडोलेसेंट हेल्थ से आपको क्वेश्चन आते हैं, एडोलेसेंट हेल्थ से सभी NHM CHO में, स्पेशली CHO में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो लोग यदि राजस्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर कैंसिल हुआ था, उनके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब इस बार पोस्ट भी बढ़ा दी गई हैं। राजस्थान वाले जो लोग पेपर दे रहे हैं, पेपर लीक हुआ है, जो भी रीज़न रहा हो, पेपर कैंसिल हो गया, री एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस बार अब जब री एग्ज़ाम होना है आपका तो पोस्ट भी बढ़ा दी गई है। तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि अपकमिंग आने वाले टाइम में जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए क्लासेस के साथ साथ आपको पेपर सॉल्व भी करना है। डेली आप 5 पेपर सॉल्व कीजिए। 5 पेपर सॉल्व करते मतलब 500 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं और उन ऑप्शन से आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी कि और आपको एग्जाम में क्या आ सकता है। सेकेंड थिंग, जितनी भी क्लासेस चैनल पर अपडेटेड हैं या फिर आप कोई बुक प्रेफर करते हैं, तो जो बुक सबसे अच्छी बुक है CHO एग्ज़ाम के लिए, मैं कोई यहाँ पे प्रमोटिव या फिर कोई अदर रीज़न से आपको नहीं बता रही हूँ। तो यदि आप CHO के लिए तैयारी करते हैं, NHM के लिए तैयारी करते हैं, तो सबसे बेस्ट बुक होती है आपके लिए टारगेट हाई, और दूसरे नंबर पे आती है PR यादव। इन 2 बुक्स से आपका स्टेट लेवल का कोई सा भी पेपर क्लियर हो जाएगा। ANM वालों के लिए बहुत ही जल्दी आपको अच्छी अच्छी बुक्स ऐड कर दी जाएंगी, क्योंकि बुक्स का काम है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। विद इन नेक्स्ट मंथ या फिर फरवरी 1st या 2nd वीक तक आपको बुक फॉर्मेट भी अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा काम बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको बुक भी अवेलेबल करवाई जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम यदि 40 पेपर और सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? आपका प्रॉफिट ये होगा कि 40 पेपर मतलब आपके 4000 क्वेश्चंस, कितने? 4000 क्वेश्चन, 13 सीरीज मतलब आपके पर सीरीज 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इन 40 पेपर में आपको 300 से लेके 400 क्वेश्चन तक रिपीट मिलेंगे, क्योंकि ये मैं खुद सॉल्व करती हूँ इसलिए। तो आपको जो भी लोग अभी PDF मटेरियल लेना चाहता है, मेरे WhatsApp नंबर से आपको ये PDF मटेरियल परचेस करना होगा। मेरा WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर एक क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया जाता है, जिससे आपको कभी भी कोई से भी पेपर, कुछ भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़े आप बेझिझक होकर ले सकते हैं। और आज की क्लास रहेगी हमारी, आज की क्लास हमारी होगी किस पे? कम्युनिटी पे फोकस्ड जो प्रोग्राम है उनको लेके, इस पे कम्युनिटी पे जो प्रोग्राम है उसको लेके आज की क्लास आपकी की जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया गया है वो आपका ये रहा। एक क्वेश्चन MP में एंड UP में पेपर इमेज बेस्ड में पूछा गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शोन इन दिस इमेज। यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट जो जोन दिख रहा है, एक इस कॉन्ट्रासेप्टिव की पिक्चर है, वेजाइनल रिंग की, लिपेज लूप, मिरेना या फिर प्रोजेस्टासाइड। ये आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फैमिली प्लानिंग से आपको जब 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर एक इमेज बेस्ड भी आपको आ सकता है। जरूरी नहीं लिपेज लूप दें, वेजाइनल रिंग दे दें, मिरेना दे दें, प्रोजेस्टासाइड दे दें, या फिर इनका कंपोजिशन पूछ लें। तो ये जो यहाँ पे दिख रही है क्या है? ये है लिपेज लूप। क्या है? ये है लिपेज लूप। जो मिरेना है एक हार्मोनल IUD है। क्या है? हार्मोनल IUD है। 3 जनरेशन की होती हैं, 1st, 2nd, 3rd, ये हम कई बार पढ़ भी चुके हैं।
और जो वेजाइनल रिंग है, क्या है, वेजाइनल रिंग है, तो ये रही। लेकिन सबसे चीप, सबसे बेस्ट यदि इन मेथड्स में हम बात करें तो होती है कॉन्डोम। सबसे चीप है, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से सिंगल मेथड प्रिवेंट करती, वो कॉन्डोम। वेजाइनल रिंग आपको जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है एसटीडी, उससे प्रिवेंट करने का काम नहीं करेगी, ना ही मेरेना करेगी, ना लिपेज लूप करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बेस्ड ऑन द इमेज, ये क्या है, ये है आपकी लिपेज लूप। अब यहाँ पर इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जैसा मैंने कहा 3 जनरेशन की होती है। 3 जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन आती है मतलब कि नॉन मेडिकेटेड। यदि आपसे पूछे विच वन इज द नॉन मेडिकेटेड, तो नॉन मेडिकेटेड का मतलब है यहाँ पर लिपेज लूप। कौन सी, लिपेज लूप। फिर सेकंड जनरेशन में आती है मेटालिक, कॉपर वाली इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो सेकंड जनरेशन में आपकी आएंगी। आईयूडी, आईयूडी कौन सी, मेटालिक मतलब कॉपर वाली। तो इसमें आपकी नोवाटी होगी जो कि 5 साल के लिए, कॉपर टी 380 ये होगी 10 साल के लिए। यदि आप चाहें तो बीच में इनको रिमूव करा सकते हैं। मल्टीलोड भी आपकी सेकंड जनरेशन में आएगी। यदि थर्ड जनरेशन पूछे तो थर्ड जनरेशन वाली कहलाती है हार्मोनल। हार्मोनल मतलब इसमें जो कंपोजिशन है वो क्या होंगे, हार्मोन होंगे। तो इसमें आएगी प्रोजेस्टासाइड, मेरेना, प्रोजेस्टासाइड इसमें 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन होगा जो कि 65 mcg डेली रिलीज किया जाएगा और इसको हर साल रिप्लेस करा सकते हैं। मेरेना होती है जो कि जनरली 10 साल तक के लिए, लेकिन बीच में निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं। मेरेना मार्केट में LNG के नाम से अवेलेबल होगी। 820 माइक्रोग्राम है जो डेली क्या करेगी, रिलीज करेगी, क्या, प्रोजेस्ट्रॉन, लेवोनोजेस्ट्रॉल, क्या, लेवोनोजेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रोजेस्टासाइड, तो प्रोजेस्टासाइड भी हार्मोनल है। पहली चीज फर्स्ट जनरेशन मतलब नॉन मेडिकेटेड, तो इसका सिंगल एग्जांपल है लिपेज लूप। सेकंड जनरेशन में आपकी कॉपर टी आ जाएगी, कॉपर टी 380 है, नोवाटी मतलब कि मेटालिक वाली। और थर्ड में आपकी हार्मोनल, हार्मोनल का मतलब प्रोजेस्टासाइड, मेरेना, सब आपकी किस में आएंगी, हार्मोनल में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सीन इन दिस इमेज। यहाँ पर अब एक और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिख रही है, कौन सी है, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, वेजाइनल स्पॉन्ज या फिर वेजाइनल रिंग। क्या है यहाँ पर इमेज में जो दिख रहा है, क्या है, ये है डायफ्राम, क्या है, ये डायफ्राम। यहाँ पर वेजाइनल स्पॉन्ज इस तरीके से यूज किया जाएगा। फिर फीमेल कॉन्डोम इस तरीके से रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो इमेज में एक कैप जैसे दिख रहा है गोल गोल सा, ये क्या है, डायफ्राम है, क्या है, ये डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय द सिंबल इन इमेज। यहाँ पर एक इमेज में नेको का जो ऑर्गेनाइजेशन, जो नेको एक किसके लिए, एड्स के लिए है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछा है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में कि कोलकाता में। तो नेको का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। अब आपको एड्स से रिलेट करते हुए क्वेश्चन याद रखना है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। रिबन यूज किया जाता है कौन सा, रेड रिबन। पहला HIV का केस डिटेक्ट कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में 1986 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने HIV के लिए एक सेल बनाई थी। जैसे हर एक डिसीज यदि कोई फैलना स्टार्ट होती तो उसके लिए गवर्नमेंट एक सेल बनाएगी, मतलब पूरा डेटा वहाँ जाके आएगा। तो बनी थी एड्स के लिए 1990 में। और जो प्रोग्राम आया था नेको का वो आया था 1992 में। कब, 1992 में। फिर इसकी फेज आई थी जिसमें बजट निकाला गया था। फेज फर्स्ट आई थी 1994 से 1999 में, दूसरी आई थी 1999 से 2006 तक के लिए। बजट भी यहाँ पे भी बढ़ाया गया था। तीसरा आया था 2007 से 2012 के लिए, जिसमें बजट कितना था, 8023 करोड़ रुपए। और एक गवर्नमेंट इस बजट को रिलीज करती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे फेजेस बढ़ती गई वैसे वैसे बजट भी बढ़ता गया। नेक्स्ट है यहाँ पर लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी सोन इन द इमेज। यहाँ पर CDC का हेडक्वार्टर पूछा है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, जेनेवा में, रोम, न्यूयॉर्क या फिर एटलांटा। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, एटलांटा।
यूएस का जो जॉर्जिया सिटी है वहाँ के एटलांटा पर सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी शोन इन द इमेज। तो यहाँ पर एक लोगो दिया है, किस हेल्थ एजेंसी का है? WHO का है, यूनिसेफ का, ILO का, KFAO का। इन सभी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के लोगो, हेडक्वार्टर, चीफ याद रखने। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है और कौन सा दिन जो इंटरनेशनल नेशनल डेज है वो आपको एग्जाम में आते हैं, 4 क्वेश्चन तक आते हैं। तो यहाँ पर ये WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो यहाँ पे दिख रहा है। क्या है? WHO का लोगो है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। याद रखना है आपको। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जनेवा। एग्जाम में भी आपको आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पे लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। यहाँ पर एक हेल्थ एजेंसी का लोगो दिख रहा है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? तो पहले को पता होगा कि लोगो किसका है, तभी आप बता पाएंगे। ऑप्शन है जेनेवा, रोम, न्यूयॉर्क या फिर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है किसका है? ये WHO का तो है नहीं, ना UNDP का है, ना FAO का है। ये यूनिसेफ का। जब बच्चा देखे किसी भी लोगो के अंदर, मतलब कि ये क्या है? ये यूनिसेफ का है। तो यूनिसेफ का ये जो लोगो है यहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और ये लोगो किसका है? यूनिसेफ का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिपिक्टेड बाय द सिंबल। यहाँ पर एक और इमेज है, इसमें आपको बताना है कि ये किसका सिंबल है? IDSP, RCH, NPCV या फिर NVBDCP। तो ये किसका लोगो है? तो ये लोगो है किसका? आंख बनी हुई है यहाँ पर। तो ये ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंख बनी है मतलब ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर एक किसका है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम लाया गया था 1976 में। कब? 1976 में ये प्रोग्राम लाया गया था। 1976 में प्रोग्राम को लाया गया था। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम का लोगो और ये ब्लाइंडनेस के लिए, भारत में ब्लाइंडनेस का सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है? मोतियाबिंद और कैटरेक्ट। जो नेशनल वेक्टर बोर्ड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम का जो लोगो है वो आपका ये रहा। इसमें टोटल 6 डिसीज इंक्लूडेड है। IDSP इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। IDSP का फुल फॉर्म अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। ये जो IDSP इनिशिएटिव लिया था वर्ल्ड बैंक ने 2004 से 2010 के बीच में। क्लियर? अब यहाँ पर जो IDSP है इसका लोगो आपको याद रखना है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको लोगो बेस्ड रखे गए हैं। एक और है, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम स्कीम प्लान लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक किसके लिए प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है? बच्चा है, मम्मी पापा है और रेड रिबन लगा हुआ है। ICTC का, ART का, HIV/AIDS का कि PPTCT का? तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोग्राम किसके लिए है? प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। HIV/AIDS को आप पेरेंट्स, बच्चे को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके लिए प्रोग्राम है। तो क्या है? PPTCT। क्या है? माँ से बच्चे को जो वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है HIV का, उसके लिए एज वेल एज एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल पीरियड में। तो ये क्या है? प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, सिंबल शोन इन द इमेज। तो यहाँ पर एक किसका सिंबल है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, योगा डे, नेशनल लिटरेसी मिशन। तो ये लिटरेसी मिशन का मैंने डायरेक्ट आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो योगा डे का है वो इस तरीके से होता है। 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। पहली बार 2015 में मनाया था। और यहाँ पर नेशनल लिटरेसी मिशन का है। तो सबसे ज़्यादा लिटरेट
स्टेट कौन सा है पढ़ा लिखा साक्षर, तो वो है केरल। और सबसे इलिटरेट क्या है, तो वो है बिहार। फिर नेशनल ह्यूमन राइट का, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, तो ये किसका है, ये है यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग जो चौथा डायमेंशन है वो कौन सा है, फिजिकल, मेंटल, सोशल या फिर स्पिरिचुअल। जो फोर्थ डायमेंशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो है स्पिरिचुअल। कौन सा, स्पिरिचुअल। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, लास्ट इज द सोशल। नेक्स्ट है, couple with one child had been trying without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. तो यहाँ पर एक कपल आया, उनका एक बच्चा ऑलरेडी है, वो दूसरे बच्चे के लिए कई सालों से कोशिश कर रहे हैं बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी या फिर रिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। एक बच्चा हो चुका है तो ये प्राइमरी तो है नहीं, एक बच्चा हो गया है तो प्राइमरी तो है नहीं, और स्टेरिलिटी इसलिए नहीं कि ऑलरेडी वो एक कंसीव कर चुके हैं, मतलब बांझपन भी नहीं है क्योंकि एक हो चुका है। अब यहाँ पर एक क्या कहलाएगी, कहलाएगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। एक बच्चा हो चुका, आपने सोसाइटी में अपने आसपास देखा होगा, एक बच्चा हो गया, दूसरे बच्चे के लिए कई सालों कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आपके आता है, क्वेश्चन है विच इज द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। सो जब भी आप होम विजिट करते हैं फैमिली हेल्थ सर्विसेज के थ्रू, तो यहाँ पर लास्ट स्टेप क्या होगा, एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। लास्ट एक्टिविटी पूछी है तो लास्ट आपका जो फेज होगी वो होगी पोस्ट विजिट फेज। ये देखिए 5 फेज है, इनिशिएशन, प्री विजिट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ड्यूरिंग होम विजिट, टर्मिनेशन फेज एंड पोस्ट विजिट एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पोस्ट विजिट एक्टिविटीज, और पोस्ट विजिट फेज इज द लास्ट फेज। क्या है, लास्ट फेज है। नेक्स्ट वन, एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम या फिर सोशल इनइक्वालिटी। क्या चीज़ है जो यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती है, किसके लिए, HDI के लिए। तो जो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा HDI इंडेक्स के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, वो है यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी। क्या है, सोशल इनइक्वालिटी। तो सबसे पहला HDI इंडेक्स है, याद रखें, यदि फर्स्ट HDI इंडेक्स पूछते हैं आपसे 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्रिएट किया था। लेकिन आफ्टर दैट हर साल जो HDI की रिपोर्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि HDI इंडेक्स का जो अलग अलग देशों का HDI इंडेक्स है, कौन पब्लिश करता है रिपोर्ट, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो HDI इंडेक्स की रिपोर्ट है, हर साल कौन रिलीज करता है, UNDP। इसमें यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स भी यही रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो HDI है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मतलब जिस देश का HDI इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो देश उतना क्या है, सक्सेसफुल है, मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही है वहाँ की। तो ये डिपेंड करता है आपके लाइफ स्पेन पर कैपिटल इनकम पर, एजुकेशन पर। तो ये क्या हो गया, HDI इंडेक्स के कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पर 2022 की बात करते हैं हम, तो सबसे अच्छा HDI, यदि हाई रैंक जाती है HDI इंडेक्स की, मतलब क्या है, वो देश हर एक चीज़ में सक्षम है, पर कैपिटल इनकम अच्छी है, रहन सहन अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है। तो जो कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड सबसे हाईएस्ट HDI रैंकिंग में रहे। 2022 की जो रिपोर्ट आई है UNDP ने रिलीज़ की है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सबसे लोएस्ट की बात करते हैं हम, तो नाइगर, साउथ सुडान, अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब क्या है, लोएस्ट में आएंगे। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री है। यदि बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री का HDI कैसा होगा, तो यहाँ का हाई नहीं होगा।
जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। स्पेशली इंडिया के बारे में हम बात करें तो इंडिया है जो इसकी जो रैंक है वो क्या हो गई है, 132 आई है। आउट ऑफ 191 कंट्रीज की जो लिस्ट रिलीज की गई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी आई है, 132। 191 देशों में से कितनी आई है, 32। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसका जो HDI यदि हम निकालते हैं HDI इंडेक्स का, तो इसकी जो नंबरिंग है वो कितनी होती है, वो आपको एग्जाम में बात करें मेजरिंग की तो ये होता है 0 to 1 में। HDI पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है UNDP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 130 था 2020 में, लेकिन अभी ये कोविड के बाद है जो क्या हो गया है, कोविड-19 के बाद कितना हो गया, 132 हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, द वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल्स आर स्टोर्ड इन। तो जो वैक्सीन का स्टोरेज है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में PSC में कहाँ पर स्टोर करके रखी जाती हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम में या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में PSC में जो वैक्सीन स्टोर करके रखी जाती हैं ILR में, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितना टेम्परेचर पे सेट करके रखी जाती हैं, तो वो होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। यदि टेम्परेचर की बात करते हैं हम तो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, -15 से 25 डिग्री सेल्सियस। ओरल पोलियो वैक्सीन का यदि आपको एग्जाम में आता है तो वो होता है -20 डिग्री सेल्सियस, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे यदि वैक्सीन का स्टोरेज कहें हम, कितना होगा यहाँ पर, -20 डिग्री सेल्सियस। वॉक इन कोल्ड रूम मतलब जो वैक्सीन आप लेके चलते हैं कहीं पर भी 4 से 6 वायल लेके जाना है गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप में, तो वहाँ पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। कोल्ड बैग्स और वैक्सीन कैरियर जनरली वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कम वैक्सीन लेके जाना है आपको, सब सेंटर पे यदि आपको वैक्सीन लेके जाना है तो कोल्ड बॉक्स या फिर वैक्सीन कैरियर लेके आप जा सकते हैं। जैसे आपने OPV पिलाने वाला ओरल पोलियो वैक्सीन जब पिलाई जाती है स्कूल वगैरह में या फिर किसी गवर्नमेंट सेंटर में बाहर बिठा के जो पिलाते हैं ANM या फिर स्टाफ नर्स वाले, वो इस तरीके का कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर है जो यूज़ करते हैं। तो ये किसके लिए, सब सेंटर के लिए। तो मेनली आपको याद रखना है PHC में पूछे तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री के सेल्सियस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछे तो -20 डिग्री पे, और जो OPV है तो वो भी -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट वन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक और असेस द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, डायल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर या फिर थर्मामीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने के लिए, कोल्ड चेन का मतलब है कि वैक्सीन प्रॉपर तरीके से स्टोर है या नहीं, खराब तो नहीं हो रही है, उन सभी चीज़ों के लिए तो क्या है, डायल थर्मामीटर इस तरीके से रहेगा जो कि कोल्ड चेन का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच डाइल्यूशन इज यूज्ड इन मीजल्स वैक्सीन। तो मीजल्स वैक्सीन ड्राई फॉर्म में है तो कौन सा डाइल्यूशन यूज किया जाएगा उसको डाइल्यूट करने के लिए, डिस्टिल वाटर, वाटर, नॉर्मल सलाइन या फिर ग्लूकोज 5%। तो मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए हमेशा 9 महीने जब कंप्लीट एज हो जाए तब दी जाती है वैक्सीन। सेकेंड डोज में 3 महीने का गैप दिया जाता है। मीजल्स वैक्सीन के लिए जो डाइल्यूशन यूज होगा वो होता है डिस्टिल वाटर। कौन सा, डिस्टिल वाटर। हमेशा मीजल्स वैक्सीन यदि रिकॉन्स्टिट्यूट डाइल्यूट फॉर्म में रखी है तो ओनली 4 आवर तक ही यूज़ करना है, इसके बाद यूज़ नहीं करना है। कभी भी 4 घंटे से ज़्यादा यदि आपने डाइल्यूट करके रख ली वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन 4 घंटे से ज़्यादा हो जाती है तो नहीं देना है, अदरवाइज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप होगा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के कारण। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मीजल्स वैक्सीन में यदि आपने डिस्कार्ड नहीं की वैक्सीन 4 घंटे से ज़्यादा का रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, डाइल्यूशन हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना। और यदि वैसे ही आपने लगा दी, इंजेक्ट कर दी, तो मरीज को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा किस बैक्टीरिया की ग्रोथ से, स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ के कारण। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है जो एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यदि वहाँ की जनता 10 लाख है
तो एटलीस्ट 300 बेड तो होने ही चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर की। तो यहाँ पर जो आपको येलो कलर से एक इंडेक्स दिख रहा है, क्या है, पीएचसी के लिए है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी पीएससी टाइप ए पीएससी, टाइप बी पीएससी होती हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर इनको इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी के, कि कितनी डिलीवरी होती है, केस लोड क्या है, मतलब कितनी डिलीवरी कंडक्ट हो रही है एक पीएससी में, तो वो आपको बताएगा कि ये टाइप ए पीएससी है या फिर टाइप बी पीएससी। तो टाइप ए पीएचसी में क्या होगा, विथ डिलीवरी लोड ऑफ लेस देन 20 डिलीवरीज इन अ मंथ। एक पीएससी में यदि डिलीवरी 20 डिलीवरी से भी कम होती हैं तो वो एक महीने में जो डिलीवरी होती हैं वो कितनी होंगी, 20 डिलीवरी से भी कम होती हैं तो वो टाइप ए में आ गया। यदि 20 से ज़्यादा होती हैं तो वो टाइप बी पीएचसी में आएगा। यहाँ पर जो पीएचसी हैं, फिर इसको अलग तरीके से यदि डिवाइड करने की बात करें केस लोड के साथ साथ डिस्टेंस की, कि कौन सी पीएससी कितने डिस्टेंस पे है। तो यदि एसेंशियल स्टैंडर्ड पीएससी है तो विदाउट 24/7 सर्विसेज अवेलेबल होंगी। फिर 24/7 नर्सिंग फैसिलिटीज़ होंगी, 24/7 इमरजेंसी हॉस्पिटल होंगी, मतलब डिलीवरी के साथ साथ क्या डिस्टेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, अब ये देखिए चार्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का स्टाफ कौन होगा। तो सब सेंटर यदि पॉपुलेशन कवरेज के हिसाब से बात की जा रही है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन दी हुई है वो आपकी जितने भी हिली ट्राइबल एरिया यहाँ पर सबको मिला के दी गई है, मैक्सिमम पॉपुलेशन को काउंट करके यहाँ पे बताया गया है। एक्चुअल में सब सेंटर की जो पॉपुलेशन यदि हम काउंट करते हैं तो प्लेन एरिया की 5000, हिली ट्राइबल की 3000, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सब सेंटर में यदि 5000 पॉपुलेशन है तो यहाँ पर बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंगल या फिर 1 या 2 बेड होते हैं वही काफ़ी है। ना तो यहाँ से रेफरल यूनिट इसको माना जाता है, यहाँ रेफरेंस यहाँ से सीधा पीएससी किया जाता है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सीधा पीएससी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ का इम्पोर्टेंट स्टाफ कौन होता है, एएनएम वर्कर। इसीलिए नाउअडेज जितने भी सब सेंटर हैं वहाँ पर एक सीएचओ को अपॉइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 30,000 पॉपुलेशन में बेड कैपेसिटी एटलीस्ट 6 बेड होना चाहिए और एक पीएचसी 6 सब सेंटर को कवर करेगा। ध्यान रखिए, एक पीएचसी 6 सब सेंटर को कवर करेगा और पीएचसी की जो रेफरल यूनिट मानी जाती है वो होता है सीएचसी। यहाँ पर पीएचसी में एक डॉक्टर होना चाहिए, 3 इन द केस ऑफ 24/7 पीएचसी 3 स्टाफ नर्स। यहाँ का आपको जो पूरा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो स्टाफ है वो आपको पता होना चाहिए, स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना स्टाफ होगा। फिर सीएचसी तो 1,20,000 पॉपुलेशन के दी है तो यहाँ पर एटलीस्ट 30 बेड होना चाहिए। एक सीएचसी 3 पीएचसी को कवर करेगा और इसका फिर रेफरल होता है तालुक हॉस्पिटल, तालुक का होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो जनरली यहाँ पर जो मिनिमम बेड कहें तो एटलीस्ट 300 होना चाहिए। फिर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के यदि 10 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये फिर डिपेंड करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरे सब सेंटर पीएचसी, सीएचसी, तालुक हॉस्पिटल, ब्लॉक लेवल के जो भी हॉस्पिटल हैं वो सभी मरीज यहाँ पर आते हैं। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पर यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली आईपीएचएस सर्वे को लेके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, व्हेन वाज मनरेगा लॉन्च्ड। आपने मनरेगा के नाम से आपको योजना बहुत अच्छे से याद होगी, तो ये कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन में है यहाँ पर 2004, 2005, 2006 या फिर 2002 में। तो ये योजना लॉन्च कब की गई थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 2006 में। जनरली 2005 में आई थी, लेकिन इसका फंक्शनिंग में स्टार्ट हो पाई थी 2006 में। यदि एक्ट पूछते हैं तो 2005 में। इसके लिए पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसमें इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर, जिसमें राइट टू वर्क, सभी को काम करने का अधिकार है, जिसमें आई थिंक आपको साल के 100 दिन तक कुछ काम करना होगा। आप लोग एक बार इसको पढ़ लें, मैंने इसमें ओनली
मनरेगा लॉन्च कब हुई हो, किसके लिए, तो जो गरीब लोग मजदूर लोग हैं उनके लिए लॉन्च की गई थी योजना। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? दिसंबर 2013 में, मार्च 2014, सितंबर 2014 या फिर जून 2015 में। तो मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में। कब? सितंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया में जो सेल्फ रिलायंट कंट्री हमें अपने देश को, अपने देश की बनी हुई चीज़ों प्रोवाइड करवाने को लेके था। तो यहाँ पर 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। लास्ट पंचवर्षीय योजना थी ये, जिसमें मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लाया गया था। नेक्स्ट वन, द टॉप प्रायोरिटी ऑफ जननी सुरक्षा योजना इज, जननी सुरक्षा योजना JSY स्कीम एक है, JSS की स्कीम, जननी शिशु सुरक्षा योजना है जननी सुरक्षा योजना। तो यहाँ पर इसका मेन प्रायोरिटी क्या है, टॉप प्रायोरिटी क्या है? डिक्रीज द फर्टिलिटी रेट, रिड्यूस द बर्थ रेट, रिडक्शन ऑफ MMR या फिर नन ऑफ दीज। जननी सुरक्षा योजना की जो टॉप प्रायोरिटी है वो है रिडक्शन ऑफ MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या करना है? कम करना है। वह हमें कैसे कम करना है? जननी सुरक्षा योजना के लिए हम क्या कह सकते हैं? सेफ मदरहुड इंटरवेंशन के नाम से भी जानेंगे, जो कि NRHM के थ्रू लाई गई स्कीम थी। 12 अप्रैल 2005 को इसके लिए लॉन्च किया गया था। और हम MMR को कम कैसे करेंगे? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देके। इसके तहत, इस योजना के तहत जो भी लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगा उसको कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा, कैश असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। रूरल एरिया में अमाउंट अलग है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे 1400 रुपये दिए जाएंगे, और जो अर्बन एरिया की वुमेन है उनको 1000 रुपये। रूरल एरिया में आशा वर्कर का अमाउंट यदि आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि वही आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे यहाँ पे, तो आपको आशा वर्कर का पूछते हैं। जो रूरल एरिया है तो वहाँ पर 600 रुपये फर्स्ट 2 डिलीवरी में, यदि तीसरा बच्चा होता है तो 400, चौथी डिलीवरी होती है तो 200 रुपये, 5वीं डिलीवरी के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्बन एरिया में आशा वर्कर को ओनली 200 रुपीज़ है जो दिए जाएंगे। और ये यहाँ पर जो आपका अमाउंट है आपको सीधा चेक के थ्रू आपके बैंक में जाएगा, चेक दिया जाएगा, आप उसको बैंक में जाके है जो पैसे निकाल सकते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना का मेन एम था MMR को कम करना। कम कैसे करना? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के साथ साथ माँ के लिए और जो आशा वर्कर आपको लेके जाएगी उसको अमाउंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट भी आता है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर NRHM वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 2005 में, 2008, 2004 या फिर 2007? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में लॉन्च किया गया था 2005 में। इसमें 2005 में एग्जाम में NRHM का क्वेश्चन आता है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NFHS स्टैंड्स फॉर। तो NFHS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फुल हेल्थ स्टेटस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ स्टेटस या फिर नन ऑफ दीज। तो NFHS का फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हर 3 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है, बट कुछ रीजन से कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा। और यदि अभी तक का पूछें 2021 तक 5 बार NFHS कंडक्ट हो चुका है, 5 बार NFHS कंडक्ट हो चुका है, जिसमें यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है इसमें, तो यदि फर्स्ट की बात करते हैं हम, तो पहला NFHS कंडक्ट करवाया गया था 1992 से 1993 के बीच में। दो फेज में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 92 से 93 है, 1992 टू 1993। फिर सेकंड हुआ था 1998 से लेकर 1999 तक, 1998 से 1999 तक। थर्ड हुआ था 2005 से 2006 के बीच में। फिर फोर्थ हुआ था 2015 से 2016 के बीच में। और फिफ्थ हुआ था आपका 2019 से 2021 के बीच में आपका लास्ट NFHS कंडक्ट करवाया गया था। यदि आपसे पूछते हैं
एट प्रेजेंट कौन सा NFHS कंडक्ट हुआ है? तो 2021 तक हुआ है आपका 5वें नंबर का 5th नंबर का NFHS कंडक्ट करवाया गया है। यहाँ पर किया क्या जाता है NFHS में? लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे करवाया जाता है, जिसमें घर घर जाके है जो सर्वे किया जाता है। और यहाँ पर 3 राउंड्स ऑफ द सर्वे हैव बीन कंडक्टेड सिंस द फर्स्ट सर्वे। तो ये पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है कि पहला सर्वे 1992 से 93 में हुआ था और अभी तक 5 बार सर्वे है जो हो चुका है। और यहाँ पर ये पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इसको क्या किया जाता है? कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस है, ये भी आप जो इंडियन गवर्नमेंट की है जो हेल्प करेगा। तो यदि आपको टोटल अभी तक का पूछें तो 5 बार हो चुका है। लास्ट टाइम हुआ है 2019 से 2021 के बीच में। नेक्स्ट वन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? नेशनल पॉपुलेशन अलग है, नेशनल पॉल्यूशन अलग है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो इंडिया में कब लॉन्च की गई थी? 2001 में, 2005 में, 2012 में कि 2000 में, 2000 में? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो इंडिया में लॉन्च की गई थी 2000 में, 2000 में। NPP सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। सेकंड पॉपुलेशन पॉलिसी थी इंडिया की, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बढ़ावा देना, हेल्थ अवेयरनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है, डिलीवरीज और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए क्या करना है हमें और ज़्यादा इनिशिएटिव लेना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत। यदि यहाँ पर इसका ड्राफ्ट फॉर्म पूछे तो ये आया था 1976 में। बट यदि आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूछे, ध्यान से सुनिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूछे तो 1983 में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पूछे तो आई थी आपकी कब? 2000 में। आपको याद रखना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का यदि माइलस्टोन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो बोर कमेटी से। बोर कमेटी कब आई थी? 1946 में। फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसी से रिलेट करते हुए वो मैं यहाँ पे आपको ऐड कर देती हूँ जिससे समझ में। पॉलिसी को लेके आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 पॉइंट्स याद रखना है कि 2045 तक यदि इसका जो लॉन्ग टर्म गोल पूछते हैं आपसे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, 2000 में आई है, 2000 में आई है, तो इसका गोल था कि 2045 तक हमें 2045 तक क्या करना है? एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन को अचीव करना है। पॉपुलेशन पॉलिसी लाई क्यों गई थी? कि जो इंडिया की इतनी ज़्यादा जनता बढ़ रही है उसको रोकने के लिए। और पूरे विश्व में इंडिया एक ऐसा पहला राज्य था पहला देश था जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। एग्जाम में आता है तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1952 में। यदि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डायरेक्ट पूछे कि कब आई थी तो 2000 ही आपको कहना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट्स इसका हुआ था 1976 से। फिर यदि आपको पूछा जाता है कि जो लेटेस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी थी, फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अप्रैल 1976 में आई थी। इसमें बस एक ही चीज़ रखी गई थी कि मिनिमम एज है जो 15 से 18 साल तक लड़कियों की होना चाहिए और बॉयज़ की 18 से 21 साल तक। बट अभी इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो लेटेस्ट है 2000 की, जिसमें अलग से कुछ चेंजेस है जो ऐड किए गए थे। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड? तो इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? अभी हमने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ी, अब है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। 2002 में, 2001 में, 2007 में कि 2013 में? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी इंडिया में 2002 में। कब? 2002 में। इसका एम था कि सुपीरियर हेल्थ सर्विस हर एक एज ग्रुप में, हर एक जेंडर में हमें क्या करना है, पूरे तरीके से जो भी एज ग्रुप है बिना किसी, एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि बिना किसी भी तरीके का रोक टोक के, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको इसका फ़ायदा मिलना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का फ़ायदा आपको मिलना। नेक्स्ट है यहाँ पर NRHM कवर्स। तो NRHM में क्या क्या कवर है जो किया जाएगा? इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द रूरल पॉपुलेशन, ब्रिज गैप्स इन हेल्थ केयर, फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन द हेल्थ सेक्टर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में सभी चीज़ें की जाएंगी। क्या किया जाएगा? ये सभी चीज़ें हैं जो की जाएंगी।
कि हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को, जो भी रूरल एरिया के लोग हैं उनको अवेलेबल होना। तो हेल्थ केयर के बीच में गैप एक तरीके का, उसमें NRHM एक ब्रिज का काम करेगा कि जहाँ पर भी सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर पहुँचाना रूरल एरिया में। और जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हेल्थ सेक्टर में उनको कंप्लीट करवाना। तो क्या है इसका आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, NRHM सीक्स टू स्ट्रेंथन। तो NRHM किसके लिए एक हम ये कह सकते हैं कि ताकत के रूप में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करेगा। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, या फिर नन ऑफ दीज में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए, ना कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए। तो क्या है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से यहाँ पर है जो उसके लिए मजबूत बनाने का काम करेगा क्या? NRHM। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो RCH है, RCH की 2 फेज थी वो हम आगे पढ़ेंगे। RCH और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कब लॉन्च हुआ था? 1992 टू 1993 में, 1997 से 1998 में, 2005 से 2006 में, 2012 टू 2013 में। तो जो RCH प्रोग्राम है लॉन्च हुआ था 1997 से 1998 के बीच में। अब इसकी हम दोनों फेज देखते हैं, RCH फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जाम में। एंड चाइल्ड हेल्थ बस पूछें तो 1997 से 1998 के बीच में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स क्या थे वही एग्जाम में आते हैं। तो RCH की फेज फर्स्ट रही है, फेज 2 रही है। तो RCH फर्स्ट फेज के कंपोनेंट अलग हैं, सेकंड के अलग हैं। तो यहाँ पर RCH फर्स्ट में जो की कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं। फर्स्ट के चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM प्रोग्राम था। एडोलेसेंट हेल्थ को कवर किया गया। प्रिवेंशन ऑफ पार्टिया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ प्लानिंग। तो यहाँ पर 2 तरीके के थे, एक थे क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इन दोनों को मिला के है जो RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है। यहाँ पर नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका फायदा किस किस को मिलेगा। फिर इसकी दूसरी फेज आई तो वो आई थी 1 अप्रैल 2005 को। दूसरी फेज जो 1 अप्रैल 2005 को आई थी, इसका मेन एम रखा गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और चाइल्ड मॉर्बिडिटी को हमें कम करना है, वो भी रूरल हेल्थ केयर सिस्टम में। तो यहाँ पर जो मेजर स्ट्रेटजीज थी इसकी, एक थी एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम। तीनों चीजें याद रखें। फेज सेकेंड RCH की 1 अप्रैल 2005 को लाई गई थी। फोकस किया गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है इसको हमें कम करना है। कैसे करना है? पहले तो एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर के थ्रू हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है और जो डिलीवरी हो रही हैं वो स्किल बर्थ अटेंडेंट के द्वारा करवाई जाए। फिर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में यदि कुछ इमरजेंसी केस आते हैं तो उनको रेफरल है जो किया जाएगा। फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? CSC, वहाँ पर रेफर है जो किया जाएगा। फिर जो रेफरल सिस्टम है वहाँ पर भी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, वो थर्ड पॉइंट था यहाँ पर। फिर माइलस्टोन आपको याद कर लेना है कि क्या क्या माइलस्टोन रहे हैं इस RCH फेज के पहुँचने तक। पहले आया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया 1971 में। फिर अमेंडमेंट एक्ट आया रिसेंट में, तो MTP एक्ट के तहत यही पूछते हैं कब तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं, तो 20 वीक की। फिर आया EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में। फिर इसके बाद इसी में कुछ और सुधार किए गए EPI में। फिर लाया गया 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इसी के साथ साथ नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम भी लाया गया था। याद रखना है आपको, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ साथ नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम भी लाया गया था। फिर आफ्टर दैट आया CSSM, जो भी हमने RCH की फेज में पढ़ा, इसी को आगे बढ़ा के है जो RCH फेज फर्स्ट लाई गई थी। फिर फेज 2 आई, फिर NRHM आया। क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्वाले मीन्स QALY का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन MPCHO के एग्जाम में आ चुका है। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वांटिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वालिटी एक्रेडिटेटेड लॉन्ग यूथ, या फिर नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? क्वेले का मतलब होता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या है? क्वालिटी एडजस्टेड। जो डेले है, आपको आया था डेलेस एमपी व्यापक में, अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है इसी साल, अभी एट प्रेजेंट कुछ दिन पहले ही आंसर कीज भी आ गई उनकी। और एक आता है डेलिस। तो क्वेले पूछे तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डेलिस का मतलब है कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो जो क्वेले स्टैंडर्ड इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको लेके यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार पूरा खुद से ही पढ़ना है, क्योंकि मेनली इनके फुल फॉर्म बस आपको एग्जाम में आते हैं, यदि वो पता है तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है यहाँ पर द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर मीन्स। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर का मतलब क्या है? बर्थ रेट है, IMR है, डेथ रेट है कि नन ऑफ दीज है? तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा डेथ रेट। क्या है? डेथ रेट। नंबर ऑफ डेथ किसी स्पेसिफिक कारण से, कुछ जनरल रीजन से यदि डेथ हो जाती है सिलेक्टेड पॉपुलेशन जो यहाँ पे बताई गई है उसमें, तो क्या कहलाएगा? डेथ रेट। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग मतलब मरने के चांसेस हैं जन्म से लेके 5 साल तक की एज ग्रुप में, अंडर 5 ईयर एज में, पर 1000 लाइव बर्थ में। तो ये क्या है? बर्थ रेट है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है कि नन ऑफ दीज? ये चीज क्या है? तो यहाँ पर साफ साफ कहा है बर्थ से लेके 5 साल तक में, मतलब अंडर 5 हो गया है, 5 साल के पहले ही 0 से 5 ईयर के बीच में यदि जो बच्चे की डेथ होती है तो वो किस में आएगा? यदि 1 ईयर तक होती है तो वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में आए। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कहा है 5 ईयर्स तक में, तो वो कहलाएगा अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। क्या है? अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ। अभी हमने बताया कि 5 साल तक में। फिर है यहाँ पर डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पहले था कि 5 साल तक के एज ग्रुप में, फिर 1 साल तक की एज ग्रुप में, तो वो क्या कहलाएगा? पर 1000 लाइव बर्थ में। बर्थ रेट, IMR, डेथ रेट की नन ऑफ दीज? तो ये कहलाएगा आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हर एक स्टेट की अलग अलग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है SRS डेटा के अकॉर्डिंग। तो आपको एक बार है जो पढ़ लेना है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेटा के। इस बार का डेटा थोड़ा सा चेंजेस है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द पॉपुलेशन जनरली डिफाइंड एज 15 to 44 ईयर्स ऑफ एज मीन्स। यदि मदर की डेथ होती है 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में, तो क्या कहलाएगा? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की नन ऑफ दीज? ये कहलाएगा MMR। एग्जाम में MMR का डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द सम ऑफ न्यूनेटल डेथ्स एंड फीटल डेथ्स। फीटल डेथ का मतलब स्टिल बर्थ, मतलब यूट्रस में ही बेबी की डेथ हो जाए, पर 1000 बर्थ। सम ऑफ न्यूनेटल डेथ, जो न्यूनेट बेबी हैं उनकी डेथ और फीटल डेथ को मिला के यदि 1000 पॉपुलेशन में जो डेथ होती जन्म होने के बाद इतनी भी काउंटिंग निकल के आती है, वो क्या है? MMR है, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, IMR है कि नन ऑफ दीज है? तो ये क्या है? ये कहलाएगा पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट। क्या है? पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट का मतलब, मॉर्टेलिटी का मतलब तो होता है डेथ। अब ये देखिए यहाँ पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फीटल डेथ, फीटल डेथ का मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ, और स्टिल बर्थ मतलब बेबी यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही उसकी डेथ हो गई हो, एटलीस्ट 20 वीक्स का जेस्टेशनल पीरियड रहा हो और कोई भी साइन ना हो कि ये जन्म के बाद है जो बचेगा या नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं स्टिल बर्थ। तो क्या होगा? फीटल डेथ। न्यूनेटल डेथ, जन्म लेने से लेकर 28 दिन तक यदि बेबी की डेथ हो जाती है विदिन 28 डेज के, तो वो कहलाएगा न्यूनेटल डेथ। फिर आता है पेरीनेटल डेथ। पेरीनेटल डेथ का मतलब है सम ऑफ फीटल एंड न्यूनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। बेस्ट इंडिकेटर है पेरीनेटल केयर के लिए यदि हम कहें तो वो क्या है?
फीटल डेथ, न्यूनेटल डेथ और पेरीनेटल डेथ। तो यहाँ पर सम ऑफ फीटल डेथ मतलब जो 20 वीक तक का जेस्टेशनल पीरियड रहा है उसमें या तो डेथ हुई हो, और न्यूनेटल डेथ है, दोनों को जोड़ के जो इंडिकेटर निकल के आएगा वो कहलाता है पेरीनेटल डेथ। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो वही नंबर ऑफ डेथ पर 1000 दैट अकर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। दी 1000 पॉपुलेशन 1000 बच्चे उन्हें जन्म लिया है, उनमें से 1 साल के बीच में जो डेथ होती है 1 ईयर से कम एज के बच्चों की तो वो है IMR। अंडर 5 होता है तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल है फिर नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट 5 ईयर एज ग्रुप बिटवीन 10 and 49 फॉर फीमेल रेसिडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो क्या कहलाएगा, देखिए कहा है सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट है जिसमें 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप है जो इंक्लूड किया गया है, वो भी फीमेल का। तो ये क्या है, क्रूड डेथ रेट है, बर्थ रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है कि नन ऑफ दीज है। तो क्या है, ये कहलाएगा आपका TFR और टोटल फर्टिलिटी रेट। एट प्रेजेंट इंडिया का TFR यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं तो वो है 2। कितना, 2। जो नेशनल लेवल पर जो SRS के थ्रू और जो NFHS सर्वे नेशनल फैमिली प्लानिंग का जो सर्वे है 4 और 5 उसके अकॉर्डिंग जो अभी एट प्रेजेंट में डिक्लाइन हुआ है, पहले 2.2 था बट अभी 2 है। आपको याद रखना है TFR कितना है, 2 है जो बचा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है टोटल फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट कैसे करना है, तो ये रहा एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू ईच फीमेल ऑफ बर्थिंग एज। 15 से 45 साल तक की एज रही है फीमेल की, इस एज ग्रुप में जो बच्चे जन्म लेते हैं टोटल फर्टिलिटी के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, अब कितने बच्चे हुए हैं और कितनी वुमेन की एज 15 से 45 साल तक रही है, तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके क्या निकाला जाएगा, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट वन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टारगेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है तो इसके अकॉर्डिंग एक पढ़ा है हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एग्जाम में आपको रखे हुए मिलते हैं 2-2 क्वेश्चन तक SDG से। ऐसे ही यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग MMR हमें इंडिया की कितनी अचीव करनी है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 गोल हैं, SDG में वह जो अलग हैं। तो यहाँ पर यदि आपको SDG पूछा तो इसमें 17 गोल हैं, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ओनली 8 गोल्स हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें MMR कितनी अचीव करनी है, 103 अकॉर्डिंग टू 2019 के डेटा के। 2019 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितना टारगेट है MMR का इंडिया का, 103। और जो इसके 8 गोल है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, वो कौन कौन से हैं, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्ट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। पूरे जो 5 गोल हैं उनके बीच में हमें 7 गोल हैं उनके बीच में पार्टनरशिप करके सभी को अचीव करने में हेल्प करना है। नेक्स्ट वन, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीज्ड और अनहेल्दी विद इन अ पॉपुलेशन मीन्स, ऐसी स्टेट जिसमें आप बीमार हो या फिर कोई अनहेल्दी सिचुएशन हो तो वो क्या कहलाएगा, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, फर्टिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो मॉर्टेलिटी का मतलब तो होता है सीधा डेथ, मरना। मॉर्बिड का मतलब होता है डिसीज कंडीशन, तो वो क्या हो गई, मॉर्बिडिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है ऐसा एज ग्रुप जो कंसीव करने की क्षमता रखता हो, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, वो कहलाएगा फर्टिलिटी। तो यहाँ पर क्या है, डिसीज और अनहेल्दी कंडीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कंसीडर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस ईयर को कंसीडर किया गया था। ऑप्शन में है यहाँ पर 1981, 1921, 1891 या फिर 1961, 1981, 1921, 1891, 1961। तो कौन से साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के तौर पर है जो कंसीडर किया गया था। तो ग्रेट डिवाइड ईयर के तौर पर माना गया था 1921 को, 21 को, क्योंकि इस टाइम पर
जो पॉपुलेशन थी एक कॉन्सिस्टेंट वे में रह गई थी, ना तो बढ़ रही थी ना बढ़ नहीं रही थी। इंडिया की पॉपुलेशन यदि एक कांस्टेंट वे में रह जाती है तो उसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और ये साल कौन सा था? 1921। जो इंडियन डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है जिसमें, तो ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन है, जो जनता की ग्रोथ है वो क्या हो रही है? वो सेम एज रह गई है, तो उसको क्या कहा गया था? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को। यदि आपको कहा जाता है कि ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड, ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड कौन से साल को कहा जाएगा? तो वो है 1951, 1951। लेकिन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था? 1921। नेक्स्ट वन, चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स। दे आर, बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है किन 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स पर है जो चेक किया जाता है? स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड अंडरवेट, बॉडी मास इंडेक्स, मॉर्बिडिटी रेट एंड डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ नन ऑफ दीज। एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर का मतलब होता है कि बच्चों की हाइट, हेल्थ है जो किस बेस पर चेक की जाएगी? तो ये चेक किया जाएगा किस पर? स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट। क्या है? स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होगा कि जो बॉडी की ग्रोथ है वो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, एक ही जगह फिक्स होके रह जाए, ना तो वजन बढ़े ना हाइट बढ़े। फिर आता है वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी बॉडी में, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने हो आप उतने पर ही स्टॉप हो जाओ। और अंडरवेट, जो आपका एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वजन ना बढ़ना। तो हाइट, वेट और आपका एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट दोनों ना बढ़ना। तीनों चीज़ें किसके कंपोनेंट से हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आएंगे आपके बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए। फिर इसमें आपका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस चेक किया जाएगा। साकिर टेप यूज़ किया जाता है इसके लिए। फिर बच्चे की हाइट क्या है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को चेक करके बच्चों में हम कुपोषण से बचा सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन, एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट। तो जो एलिजिबल कपल रजिस्टर कहाँ पर मेंटेन किया जाता है? सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, पीएचसी में कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? तो एलिजिबल कपल कौन कहलाते हैं? जो फर्टाइल एज ग्रुप के कपल हों, फीमेल और मेल दोनों। अब यहाँ पर ये रजिस्टर कहाँ मेंटेन किया जाएगा? सब सेंटर में। सब सेंटर की बात आती है तो पॉपुलेशन सबको पता है। यहाँ की किट हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सब सेंटर में किट ए, बी, सी तीनों दी जाती हैं। यदि किट डी पूछते हैं तो वो पीएससी में दी जाती है। फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट की किट अलग है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है? वो है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में EFGHI JKL MNOP किट दी जाती हैं। तो क्यों दी जाती है? यहाँ पे आपको किट F पूछे तो मिनी लेप्रोटॉमी सेट है, किट E पूछे तो लेप्रोटॉमी सेट है, IUD इंसर्ट करने के लिए किट G रहेगी, वेसेक्टॉमी के लिए किट H है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी किट यूज़ करेंगे हम CHC में? तो वो होगा किट I। नेक्स्ट वन, 3-tier system of healthcare delivery in rural area in India is based on recommendation of 3-tier system। इंडिया में लाया गया था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जो कि रूरल एरिया में। तो इसको किसने रिकमेंड किया था? भोर कमेटी ने, चड्ढा कमेटी ने, श्रीवास्तव कमेटी ने कि बुदलियार कमेटी ने? तो ये चीज़ें करवाई थी किसने? श्रीवास्तव कमेटी में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का पूछे तो वो आया था भोर कमेटी में। श्रीवास्तव कमेटी ने 3-tier हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो इन्होंने इसको लाए थे। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एन एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीज। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर में सब कुछ किया जाएगा, जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा? तो वो होगा प्राइमरी हेल्थ केयर का ये काम नहीं है कि हर एक यूथ को, हर एक नौजवान को नौकरी देना। ये काम आपके खुद के हाथ में, पढ़ोगे लिखोगे तो आपको मिल ही जाएगी जॉब, लेकिन ये काम प्राइमरी हेल्थ केयर का नहीं है, पीएससी का नहीं है।
नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए कि क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज सिस्टम इन 3 टायर सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मैच द इंस्टीट्यूशन विथ लेवल। तो यहाँ पर आपको मैच करना है कि विलेज लेवल के लिए क्या है, सॉरी पंचायत विलेज लेवल के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, कि ब्लॉक लेवल के लिए, कि पंचायत समिति किसके लिए, जिला परिषद किसके लिए, मैच करना है, नीचे जोड़ी बना के लिखना है। तो पंचायत का जो 3 टायर सिस्टम होता है वो किसके लिए है, तो पंचायत का 3 टायर सिस्टम, पंचायती राज है जो 3 टायर सिस्टम, ट्रायंगल शेप में आपने पढ़ा है मेनली। तो पंचायत कहाँ के लिए होती है, विलेज लेवल के लिए। पंचायत समिति कहाँ के लिए होती है, ब्लॉक लेवल के लिए। जिला परिषद कहाँ के लिए होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो ये तीनों आप मिला सकते हैं, ए का फर्स्ट ही रहेगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है डिलीवरी में इस तरीके से चलता है, पहले आएगा नेशनल लेवल से, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी चीज़ें अथोराइज्ड होंगी, फिर वो स्टेट में आएंगी, फिर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज है जो डिवाइड की जाएंगी। तो डिस्ट्रिक्ट से जाती हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट और तालुका हॉस्पिटल जाएंगे, फिर यहाँ पर CSC PSC सब सेंटर, विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेंड आई है, सभी रहेंगे। फिर यहाँ पर ये जो साइड में आप देख सकते हैं सभी का पॉपुलेशन नॉर्म्स है कि एक PSC कितनी पॉपुलेशन में होगा, एक CHC कितने में होगा और एक विलेज हेल्थ गाइड कितने में होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज। तो प्रिंसिपल यूनिट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेंटर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है कि विलेज है, क्या रहेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल यूनिट होगा डिस्ट्रिक्ट, क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट। प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट, इंडिया में स्टेट के लिए क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट। हेड कौन कहलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको मैच करना है कमिटीज और कौन सी कमेटी में कौन से वर्क किए गए हैं। श्रीवास्तव कमेटी लिखी है, चड्ढा कमेटी है, करतार सिंह कमेटी है, जंगलवाला कमेटी है। तो कौन सी कमेटी ने कौन से काम किए हैं वो नीचे आपको मैच करके बताना है। तो फर्स्ट आता है श्रीवास्तव कमेटी, तो इन्होंने हेल्थ गाइड को लेके है जो अपने जो भी इनिशिएटिव लिए थे श्रीवास्तव कमेटी में, तो वो क्या थे, कौन सी कमेटी में लिए गए थे, वो लिए गए थे आपके लेड टू द क्रिएशन ऑफ हेल्थ गाइड्स। दूसरा आता है चड्ढा कमेटी, क्या है, चड्ढा कमेटी। जो चड्ढा कमेटी में लिया गया था मलेरिया वर्कर्स टू लुक आफ्टर फैमिली प्लानिंग वर्क टू। तो जो मलेरिया वर्कर्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग वर्कर्स के तौर पर भी काम करना है। फिर थी करतार सिंह कमेटी, तो इन्होंने जो MPW है इसके लिए काम किया था। जंगलवाला कमेटी ने क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको याद नहीं होता है कि कौन सी कमेटी ने क्या किया था। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन है, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स भी है, साउंड रेफरल सिस्टम और हेल्थ एजुकेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट तो नहीं है इनमें से, वो कौन सा है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का एलिमेंट्स नहीं है वो है यहाँ पर साउंड रेफरल सिस्टम। क्या है, साउंड रेफरल सिस्टम। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पिलर्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी किसी एक को छोड़कर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ एजुकेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। तो जो 4 प्रिंसिपल हैं उनमें से एक कौन सा नहीं है जो लिखे हुए हैं, तो वो है हेल्थ एजुकेशन। क्या है, हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट वन अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। तो जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन है कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1948 में, 1956 में, 1977 में कि 1978 में। तो अल्मा अटा डिक्लेरेशन जिसके तहत है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और PSC लाए गए थे, सॉरी प्राइमरी हेल्थ केयर, तो कब हुई थी 1978 में, 1978 में। हेल्थ मैन पावर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हेल्थ मैन पावर है यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन में क्या रहेगा, ऑप्शन है डॉक्टर,
1 पर 3500 पॉपुलेशन, 3500 जनता पर एक डॉक्टर। ANM 1 पर मोर देन 1000 पॉपुलेशन। लैब टेक्नीशियन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन। फार्मासिस्ट 1 पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो एक हेल्थ मैन पावर मतलब एक डॉक्टर हो गया, ANM हो गई, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट हो गया, तो कितनी पॉपुलेशन पर है जो रहेगा। तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का सही दिया हुआ है कि एक लैब टेक्नीशियन पर 10,000 पॉपुलेशन के लिए रहेगा। ये रहा है यहाँ पर नॉर्म्स जो कि सजेस्ट करता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो एक डॉक्टर होता है 1000 जनता के लिए, यहाँ पर ऑप्शन में दिया था 3500, इसीलिए नहीं मार्क किया। दूसरा एक नर्स 1 पर 500 पॉपुलेशन, 500 जनता के लिए। एक हेल्थ वर्कर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो 1 पर 5000 पॉपुलेशन। यदि प्लेन एरिया है तो 5000 में एक, हिली ट्राइबल पहाड़ी इलाका है तो 3000 में। फिर हेल्थ असिस्टेंट आता है मेल या फिर फीमेल में, तो इसमें भी वही हिली और ट्राइबल एरिया आएगा। 30,000 है तो एक, प्लेन एरिया में 20,000 जनता है यदि पहाड़ी इलाके में तब एक। फार्मासिस्ट होता है 10,000 जनता के लिए। लैब टेक्नीशियन होगा 10,000 पॉपुलेशन के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर होती है 400 से 800 के लिए। आशा होती हैं 1000 जनता के लिए। और ट्रेंड डाई होती हैं 1 पर विलेज, एक गांव के लिए। तो ये हो गया पॉपुलेशन नॉर्म्स। नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ PSCR, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क्या फंक्शन है। रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फैमिली प्लानिंग और रेफरल सर्विसेज देना, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, कि ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी PHC में, सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत टोटल जो एटलीस्ट 10 सर्विसेज दी जाती हैं वो हैं मेडिकल केयर, MCH जिसमें फैमिली प्लानिंग भी होगी, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स का मतलब होगा कि जो भी डेथ रेट हो गई, बर्थ रेट हो गई, IMR हो गई, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, पूरा वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाना। हेल्थ एजुकेशन देना, नेशनल प्रोग्राम्स जो हेल्थ प्रोग्राम्स उनके बारे में बताना, रेफरल सर्विसेज देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना हेल्थ वर्कर को, लोकल दाइस को, और बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। तो बेसिक क्या है इंडिया में फंक्शन है प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स के। नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इंक्लूड। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का क्या काम है। विजिट 4 सब सेंटर पर मंथ, कलेक्शन ऑफ अ ब्लड सैंपल, कंडक्ट 50% डिलीवरी, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का काम है कि एटलीस्ट 50% डिलीवरीज को कंडक्ट करवाना, क्या करवाना, हेल्प करवाना। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एक्सेप्ट। तो सभी स्टेट की, एक राज्य की जिम्मेदारी है हेल्थ को लेके, किसी एक को छोड़कर। वाइटल स्टैटिक्स, प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर एंड देयर हेल्थ बॉडीज, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। एक जो राज्य सरकार है वो क्या काम, सब काम करेगी किसी एक को छोड़कर। तो राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करवाएगी। एडल्ट्रेशन, मिलावट हो रही है तो उसमें हेल्प करेगी कि उसको बचाया जा सके मिलावट से, सभी चीज़ों से कोई भी सामान बिक रहा हो मिलावटी। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करने का काम करेगी। लेकिन जो रिसर्च हो रही है रिसर्च सेंटर में और जो अलग अलग जगह रिसर्च हो रही है वो काम करना स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का भी नया कॉन्सेप्ट आया है, तो वो क्या है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्वालिटेटिव इंक्वायरी या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है जो नया कॉन्सेप्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर का, वो है क्वालिटेटिव इंक्वायरी। क्या है, क्वालिटेटिव इंक्वायरी। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द जॉब्स ऑफ हेल्थ वर्कर मेल। तो एक मेल हेल्थ वर्कर के सभी काम है, किसी एक कुछ सब कौन से काम होंगे मेल हेल्थ वर्कर के। स्पुटम कलेक्शन, ORS डिस्ट्रीब्यूशन, डॉट्स का सुपरविजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एक मेल हेल्थ वर्कर है सभी काम करेगा MPW। तो यहाँ पर स्पुटम कलेक्ट भी करेंगे आप, ORS डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, डॉट्स जो थेरेपी दी जा रही है TB के मरीज में उसको भी सुपरवाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अ फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का क्या काम नहीं है? मलेरिया सर्वेलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, इम्यूनाइजेशन या फिर डॉट्स एक्टिविटीज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर बताया जाएगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। उसमें ये सिंबल दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था आपका MPCH की बात कर रही हूँ। एक क्वेश्चन आपको आया था जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है लूप को लेके। दूसरा यहाँ पर है आपको ये आया था दूसरे सेट में इमेज आई थी। तो किसका सिंबल है? ICDS, IMNCI, मिशन इंद्रधनुष या फिर रेड क्रॉस का। तो यहाँ पर किसका सिंबल दिख रहा है? ये सिंबल है ICDS का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का। सेम है जैसा ही सिंबल आया था एग्जाम में आपको। और इसके तहत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है उनको बेनिफिशियल ग्रुप है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं वो यहाँ पर, और जो भी फीमेल क्या है प्रेग्नेंट है रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब फर्टाइल एज में 15 से 44 साल तक की उम्र की, और जो एडोलेसेंट गर्ल को सिलेक्टेड ब्लॉक्स में रखा गया है। इसमें किया क्या जाता है? तो वही है, इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी, न्यूट्रिशन दिया जाएगा बच्चों को, है जो आंगनवाड़ी में जितनी भी चीजें यहाँ पे की जाती हैं वो सब ICDS स्कीम में आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। क्योंकि इस ICDS स्कीम में जो ग्रुप यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं जो आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड हो वही यहाँ पे आपके आएंगे। तो सीधा सा आपको एग्जाम में एक तो ICDS के बेनिफिशियर्स पूछे जा सकते हैं, दूसरा क्या इसमें किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन होगा, तीसरा यहाँ पे आपका कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 में। चौथा आपको इसका सिंबल याद रखना है कि ये क्या है। और जो IMNCI से आपको आता है ग्रीन पिंक येलो वाला मैनेजमेंट पूछा जाता है कि ग्रीन है मतलब OPD में ट्रीट करेंगे कि होम में, पिंक है मतलब अर्जेंट रेफरल की जरूरत है, और येलो है दैट मीन्स OPD में बच्चा ठीक हो सकता है। मिशन इंद्रधनुष आया था कि 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाना है। क्लियर। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना पूछी जाती है तो हेनरी डोनाल्ड ने की थी कब? 1920 में। आपको बेसिक यहाँ पे यही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना है जो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछा जाता है यूनिसेफ का, तो ये कहाँ पर है? जेनेवा में। तो जेनेवा में तो किसका है? जेनेवा में WHO का, रोम में FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, स्विट्जरलैंड में कि न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर जो हेडक्वार्टर यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात की जा रही है वो कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी इसकी कब? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें यदि एक और क्वेश्चन आपको आता है कि जो यूनिसेफ का काम क्या है, जितने भी जो बच्चे हैं यूनिसेफ उन बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा उनकी एजुकेशन पर, उनके देखरेख पर, इन सभी चीजों पर काम करता है। कौन? यूनिसेफ। इसका लोगो यदि पूछा जाता है तो इस तरीके से होगा। आपको एक तो WHO का भी पूछ सकते हैं या फिर यूनिसेफ का पूछ सकते हैं, क्योंकि लोगो की यदि बात करें तो दो ILO का लोगो भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट। मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन इंक्लूडेड है किसी एक को छोड़कर। डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस या फिर PCV का मतलब है न्यूमोकोकल वैक्सीन। निमोनिया के लिए जो दी जाती है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। मिशन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? रेनबो में 7। पहले यहाँ पर 7 वैक्सीन थी, लेकिन आफ्टर दैट यहाँ पर 4 वैक्सीन को और इंक्लूडेड किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में कितनी वैक्सीन इंक्लूडेड है? अब हो गई है 11, टोटल 11। पहले 7 थी अकॉर्डिंग टू कलर के, बट 4 और ऐड की गई है। लेकिन यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं है वो न्यूमोकोकल वैक्सीन। कौन सी? न्यूमोकोकल वैक्सीन और PCV वैक्सीन। तो मिशन इंद्रधनुष का एम क्या था कि 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीनेट करना, एज वेल एज जो प्रेग्नेंट वुमेन है,
पहले यहाँ पर 7 वैक्सीन थी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज थी अकॉर्डिंग टू रेनबो और इंद्रधनुष के 7 रंगों के हिसाब से। वो थी डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, टिटनस मतलब डीपीटी हो गए यहाँ पर, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर क्या थी 7 कलर के हिसाब से 7 प्रिवेंटेबल डिसीज थी वैक्सीन के थ्रू, लेकिन इसमें 4 और ऐड की गई, रोटा वायरस, मीजल्स एंड रूबेला एमआर, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस एंड आईपीवी। तो यहाँ पर 4 और ऐड की गई, तो टोटल अब 11 वैक्सीन इंक्लूडेड हो गई हैं किसमें, मिशन इंद्रधनुष के तहत जो वैक्सीनेशन है उसमें। नेक्स्ट वन, द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। पीएससी में वैक्सीन कहाँ स्टोर की जाएंगी, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब पीएचसी में वैक्सीन को कहाँ स्टोर किया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको कई बार आया है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन के स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर क्या है, तो वो है ILO, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक, कितना 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर यदि बात करें हम तो -15 to 25 डिग्री सेल्सियस तक है, क्या है -15 to -25 डिग्री सेल्सियस तक। ओपीवी वैक्सीन स्टोर की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर -20 डिग्री सेल्सियस पर। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में आता है ILO का टेम्परेचर पूछा जाता है, ओपीवी कितने टेम्परेचर पर रखी जाती है। वॉक इन कोल्ड रूम WIC गवर्नमेंट मेडिकल शॉप है जो वहां पर टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, तो वो जनरली कहाँ पे यूज किए जाते हैं, सब सेंटर के लिए बस। वैक्सीन कैरियर या फिर वैक्सीन को ले जाना है कोल्ड बॉक्स में तो कहाँ के लिए है, सब सेंटर के लिए। मेनली आपको यदि एग्जाम में वैक्सीन की स्टोरेज की बात करें तो मीजल्स पूछी जाती है, ओपीवी पूछी जाती है। दूसरा, कौन सी वैक्सीन 4 घंटे के बाद डिस्कार्ड करनी है, क्यों नहीं लगानी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन वाला जो एक क्लास है सेपरेट, उसमें ऐड भी किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन। तो रोटावायरस वैक्सीन का रूट क्या है, एडमिनिस्टर करने का रोटावायरस वैक्सीन का रूट क्या है। ऑप्शन में है यहाँ पर IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या फिर ओरल। तो रोटावायरस वैक्सीन हमेशा दी जाती है 6, 10 और 14 वीक्स की एज में, जब बच्चे को पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है तब। दूसरी चीज, इसकी 5 बूंद दी जाती है, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन की ओरली 2 बूंद दी जाती है, OPV की 2 बूंद जिंदगी की, वैसे ही रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है डायरिया के लिए, क्योंकि रोटावायरस है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरिया के लिए। वैक्सीन दी जाती है डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो रूट पूछे तो वो होता है ओरल, कितना 5 ड्रॉप्स ओरली दी जाती हैं।